हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। पहला चैप्टर आप पढ़ रहे थे 10th क्लास केमिस्ट्री, जो है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। इसमें आपने रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, ये सब पढ़ लिया था आपने। अब जो है आपको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया जो है इसमें आपने परिभाषा पढ़ा था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जो है, जनरली रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः जो है रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पांचों प्रकार यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। पहला है आपका संयोजन अभिक्रिया, इसी को हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। और दूसरा है अपघटन अभिक्रिया, यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और तीसरा है आपका विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथा है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया, या इसी को हम उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। इंग्लिश है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद पांचवा है वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में डिसोसिएशन रिएक्शन भी कहते हैं। और ये जो वियोजन अभिक्रिया है ये एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है, तो ये एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो एक एक करके हम समझते हैं कि जो है पहला है हमारा संयोजन अभिक्रिया, इसी को हम योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। और इसे इंग्लिश में हम कहते हैं कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक रिएक्शन यानी कि एडिशन अभिक्रिया यानी कि एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो एडिशन इसके नाम से पता चल रहा है संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, संयोजन होता है, यहाँ पे योग होता है, यानी कि कहने का मतलब कि दो या देखिए परिभाषा लिखा है हमने कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। फिर से, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उन्हें हम कहेंगे संयोजन या एडिशन या जो है योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, जब दो अभिकारक मिलकर के, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। और इस संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया को हम संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पे दो अभिकारक हैं, एक है कार्बन और दूसरा है ऑक्सीजन। दो अभिकारक मिलकर के, दो रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट यानी कि एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। सी यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बना रहे हैं, तो इसलिए इसे हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। एक और एग्जाम्पल हमने लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और जल। ये दो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो अभिकारक है, एक है कैल्शियम ऑक्साइड और एक है वाटर यानी कि जल। दोनों मिलकर के केवल एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर के क्या बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बना रहे हैं तो इसलिए इन्हें हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। सिंपल सा आप इतना याद रखिए कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा है अपघटन अभिक्रिया यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आपने देखा कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब एक अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, वहाँ पर दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके
एक उत्पाद का निर्माण करेंगे तो हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। और जब एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेंगे तो उन्हें हम कहेंगे अपघटन या डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उन्हें हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये टूट करके दो प्रोडक्ट बना रहा है, दो उत्पाद बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चूना पत्थर से बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यानी कि यहाँ पे अभिकारक एक है, एक अभिकारक टूट करके दो क्या बना रहा है, उत्पाद बना रहा है, दो प्रोडक्ट बना रहा है। तो इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया या डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और ये जो अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं, अपघटन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन, उष्मीय अपघटन और दूसरा है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। उष्मीय अपघटन अभिक्रिया और वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन में आप क्या देख रहे हैं कि जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। उष्मीय अपघटन हम कब कहेंगे, जब जो है एक अभिकारक, यानी कि जब कोई एक अभिकारक किसके उष्मा द्वारा अपघटित किया जाए तो उसे हम कहेंगे उष्मीय वियोजन। यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको जब हम उष्मा देते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित होता है, टूटता है। अपघटन का मतलब सीधे होता है टूटना, यानी कि जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटते हैं तो उन्हें हम अपघटन कहते हैं। और जब ये जो है अपघटन किसके उपस्थिति में, उष्मा की उपस्थिति में, यानी कि जब अभिकारक को उष्मा द्वारा अपघटित किया जाए, जब जो है अभिकारक उष्मा द्वारा अपघटित होगा तो उसे हम कहेंगे उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। उसके बाद दूसरा है वैद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रिक नाम से पता चल रहा, वैद्युत यानी कि विद्युत धारा द्वारा तोड़ा जाएगा किसको, अभिकारक को। तो सिंपल सी बात है कि जब एक अभिकारक विद्युत धारा के द्वारा दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटता है तो उसे हम कहते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं H2O जो है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है, तो जब जो है अपघटन किसकी उपस्थिति में, उष्मा द्वारा होगा तो उसे हम उष्मीय अपघटन कहेंगे। और जब अपघटन किसके द्वारा, विद्युत धारा के द्वारा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन या वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, फिर तीसरा है हमारा विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया, इसके नाम से ही पता चल रहा है, विस्थापन का मतलब होता है विस्थापित हो जाना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना। तो इसमें देखिए परिभाषा है कि इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिक से विस्थापित कर देता है, यानी कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो कम क्रियाशील वाले तत्व को उनके यौगिक से क्या कर देगा, हटा देगा, विस्थापित कर देता है, तो उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जब क्या होता है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए हमने लिखा है आयरन यानी कि Fe प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4। तो यहाँ पे जो है ये जो आयरन है ये किसको, कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। क्यों, क्योंकि आयरन जो है ये अधिक क्रियाशील तत्व है और कॉपर जो है ये कम क्रियाशील तत्व है। तो इसलिए यहाँ पे जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पे आयरन जो है ये कार्बन यहाँ से कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो आप देख रहे हैं आयरन जो है कॉपर को विस्थापित कर दिया और बना लिया FeSO4। ठीक है, और कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। उसी प्रकार से हमने यहाँ पे दूसरा रिएक्शन लिखा हुआ है Zn यानी कि जिंक प्लस H2SO4। तो यहाँ पे ये जिंक जो है ये कम क्रियाशील, ये जो है अधिक क्रियाशील है किससे,
हाइड्रोजन से। यहाँ पे जिंक जो है ये अधिक क्रियाशील तत्व है और हाइड्रोजन जो है ये कम क्रियाशील तत्व है, तो इसलिए ये जो अधिक क्रियाशील वाला तत्व है, जो अधिक क्रियाशील तत्व है, ये कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। और ये जो जिंक है ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और बना लेता है ZnSO4। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल हमने लिखा Zn + CuSO4। यहाँ पे Zn जो है ये अधिक क्रियाशील तत्व है और यहाँ पे कॉपर जो है ये कम क्रियाशील तत्व है Zn की अपेक्षा। ठीक है, तो जिंक जो है क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर देगा और बना लेगा ZnSO4। कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो एक बार फिर से आप जल्दी से देख लीजिए तीनों अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। और संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया को हम संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरा है हमारा अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है, अपघटन का मतलब होता है टूटना। टूटने से मतलब कि जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। और अपघटन अभिक्रिया जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया और दूसरा है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। उष्मीय अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिकारक को उष्मा द्वारा अपघटित किया जाता है, यानी कि इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि जब अभिकारक जो है उष्मा द्वारा दो या जो है हम कह सकते हैं जब अभिकारक को उष्मा के द्वारा या उष्मा देकर दो या दो से अधिक उत्पाद में तोड़ा जाता है, या जब जो है अभिकारक उष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटता है तो उसे हम कहते हैं उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। दूसरा है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिकारक जो है विद्युत धारा के द्वारा दो या दो से अधिक उत्पाद में विघटित होता है या टूटता है या अपघटित होता है, तो उसे हम कहते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। उसके बाद तीसरा है हमारा विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि इस रिएक्शन में, इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, तो उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। आई होप कि आपको ये तीनों अभिक्रिया समझ में आ गया होगा अच्छे से कि संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद अब हम देखते हैं चौथा हमारा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसी को हम उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे जैसे आपने देखा जो विस्थापन अभिक्रिया है सेम वैसे ही द्विविस्थापन अभिक्रिया भी होता है। बस अंतर क्या है, यहाँ पे एक तत्व का विस्थापन होता है, कोई एक तत्व जो है विस्थापित होता है। यहाँ पर दो तत्व जो है परस्पर बदल दिए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर दो तत्वों का विस्थापन होता है। देखिए हमने लिखा है कि इस अभिक्रिया में दो तत्व परस्पर बदल लिए जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि जिसमें आयनिक यौगिकों के आयन परस्पर बदल लिए जाते हैं उन्हें हम उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सा आप याद रखिए कि जब दो तत्वों के बीच में परस्पर क्या होता है, यानी कि जब दो तत्व जो है परस्पर बदल लिए जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि जहाँ पर दो तत्वों का आपस में विस्थापन होता है उन्हें हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं NaCl + AgNO3, यानी कि जो सोडियम क्लोराइड है और जो सिल्वर नाइट्रेट है ये दोनों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे NaCl यानी कि क्लोरीन के साथ में सोडियम है, यहाँ पे NaCl और AgNO3 जो है यहाँ पे दोनों तत्व जो है आपस में ये परस्पर बदल लिए जाते हैं। Na जो है ये NO3 के साथ में जुड़ जाता है और Ag जो है ये आकर के Cl के साथ में जुड़ जाता है। यहाँ पर दो तत्वों का विस्थापन होता है, यानी कि दोनों तत्व जो है ये परस्पर बदल लिए जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे AgCl बन गया, Ag जो है Cl के साथ जुड़ गया और Na जो है NO3
3 के साथ जुड़ गया, AgCl बना और NaNO3 बना, यानी कि सोडियम नाइट्रेट बना। तो यहाँ पे दो तत्व क्या कर रहे हैं, परस्पर बदल लिए जा रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि दो तत्वों का विस्थापन हो रहा है, तो इसीलिए इन्हें हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। दूसरा आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे BaCl2 है, यहाँ पे Na2SO4 है। तो यहाँ पे जो Ba है ये चला जाता है SO4 के साथ में, और Na जो है ये चला आता है Cl के साथ में, यानी कि यहाँ पर भी दोनों तत्वों में परस्पर क्या हो रहा है, अदला बदली, यानी कि दोनों तत्व जो है परस्पर बदल लिए जा रहे हैं, या दो तत्वों का विस्थापन हो रहा है। तो इसलिए ये कैसी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आप देख रहे हैं Ba जो है SO4 के साथ जुड़ गया और Na जो है ये आकर के Cl के साथ में जुड़ गया। ठीक है, तो ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में केवल एक ही तत्व का विस्थापन होता है, द्विविस्थापन में दो तत्वों का विस्थापन होता है, या हम कह सकते हैं कि दो तत्व परस्पर बदल लिए जाते हैं। उसके बाद है हमारा वियोजन अभिक्रिया। पांचवा है वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम कहते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन। ठीक है, डिसोसिएशन रिएक्शन में क्या होता है, ये भी थोड़ा सा जो है आपके जो संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है, सॉरी जो अपघटन अभिक्रिया है उसी से मिलता जुलता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है वियोजन अभिक्रिया में, कि इस अभिक्रिया में अभिकारक जो होते हैं, इस अभिक्रिया में अभिकारक, आपने अपघटन में देखा कि अभिकारक जो है टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। वियोजन में क्या होता है कि इसमें जो अभिकारक होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, जैसे ताप, दाब, ये क्या है, ताप या दाब, ये सभी क्या है, या उत्प्रेरक होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इस अभिक्रिया में अभिकारक जो अभिकारक हैं, अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के प्रभाव से परिवर्तन करके दो या दो से अधिक उत्पादों में अपघटित हो जाते हैं। यहाँ पे अभिकारक जो है ये दो या दो से अधिक उत्पादों में अपघटित होते हैं, टूटते हैं, जैसे आपने अपघटन में देखा। बस क्या है किसके, यहाँ पे जो है जो रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि ताप या दाब जो होते हैं, उनके प्रभाव से परिवर्तन करके दो या दो से अधिक उत्पादों में अपघटित हो जाते हैं। और अगर जो है उन कारकों को हटा लिया जाए तो फिर से ये अपना मूल पदार्थ बना लेते हैं, यानी कि अगर जब जो है उन कारकों को हटा लिया जाता है तो ये पुनः जो है अपने मूल पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया के समान ही है लगभग, बस थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो अभिकारक होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, या हम कह सकते हैं अभिकारक जो है ये ताप दाब के प्रभाव से परिवर्तित होकर, या ताप दाब के प्रभाव से परिवर्तन होकर या परिवर्तन करके ये जो है दो या दो से अधिक उत्पादों में अपघटित हो जाते हैं। और अगर उन ताप या दाब यानी कि उन कारकों को हटा लिया जाए तो ये पुनः अपने मूल पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसीलिए इन्हें हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है फिर से अपने मूल पदार्थ में, यानी कि एक बार जो है अभिकारक अपघटित होकर के उत्पाद बनाते हैं, फिर जो है उत्पाद जो है वो अभिकारक में परिवर्तित हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे इन्हें हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, और ये वियोजन अभिक्रिया जो है ये भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे आपने अपघटन में पढ़ा कि अपघटन जो है ये दो प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से वियोजन अभिक्रिया भी दो प्रकार की होती है। एक है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया और दूसरा है विद्युत अपघटनी वियोजन। ठीक है, उष्मीय वियोजन में क्या होता है कि जब अभिकारक को उष्मा द्वारा वियोजित किया जाता है, तो यानी कि जब अभिकारक को उष्मा द्वारा वियोजित किया जाता है तो उन्हें हम उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और अगर जब इन्हें ठंडा कर लिया जाता है तो ये पुनः अपने जो है मूल यौगिक में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा कि जब अभिकारक को उष्मा द्वारा वियोजित और ठंडा करने पर पुनः मिलकर मूल यौगिक बनाते हैं तो यहाँ पे इसे हम कहते हैं उष्मीय वियोजन। सिंपल सा आप इतना याद रखिए कि जब अभिकारक को उष्मा द्वारा वियोजित किया जाता है तो उसे हम उष्मीय वियोजन कहते हैं। और विद्युत अपघटनी वियोजन में क्या है, यहाँ पे आपको हमने एग्जाम्पल लिखा
NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। ये आप देख रहे हैं कि इसे जो है उष्मा दे करके, जब इसको उष्मा दिया जाता है तो ये इसमें अमोनिया और HCl में अपघटित हो जा रहा है, NH3 और HCl में ये अपघटित हो जा रहा है। ठीक है, विद्युत अपघटनीय वियोजन दूसरा है हमारा विद्युत अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या है कि जब वैद्युत संयोजक यौगिक या जो वैद्युत अपघट्य हैं उनको जल में घोला जाता है, तब यह जो है धनायन और ऋणायन में विभक्त हो जाते हैं। जब जो वैद्युत अपघट्य यौगिक होते हैं, जो वैद्युत अपघट्य होते हैं या हम कह सकते हैं वैद्युत संयोजक यौगिक होते हैं या जो वैद्युत अपघट्य होते हैं, उनको जब जल में घोला जाता है तो वे धन आयन एवं ऋण आयन में विभक्त हो जाते हैं, धन आयन या ऋण आयन में टूट जाते हैं और विलायक को हटा लेने पर ये आयन आपस में मिलकर पुनः मूल यौगिक बनाते हैं। जैसे यहाँ पे जो NaCl है, NaCl को जब जल में घोला जाता है तो क्या बनता है Na+ और Cl-, यानी कि ये NaCl जो है ये अपने आयनों में यानी कि धन आयन और ऋण आयन में टूट जाता है। और जब वहां से यानी कि जल को हटा लिया जाए, जब विलायक को हटा लिया जाए तो फिर से ये Na+ और Cl- मिलकर के NaCl बना लेते हैं। उसी प्रकार से HCl जो है इसको भी जब जल में घोला जाता है तो H+ और Cl- आयन बनते हैं। ठीक है, और जब विलायक को हटा लिया जाए अगर तो ये फिर से जो है HCl बना लेते हैं। ये था आपका वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है इसे हम उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो तत्व परस्पर बदल लिए जाते हैं, इसमें दो तत्वों का क्या होता है विस्थापन होता है। ठीक है, उसके बाद है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या है कि जो अभिकारक होते हैं ये रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे ताप या दाब से परिवर्तन होकर इसे जो है ये परिवर्तन करके दो या दो से अधिक उत्पादों में अपघटित हो जाते हैं और उस कारकों को यानी कि उन कारकों को हटा देने पर ये पुनः अपने मूल पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। इसीलिए इन्हें हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहते हैं। और ये कितने प्रकार की होती हैं? ये दो प्रकार के होते हैं, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया और विद्युत अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया जब अभिकारक को उष्मा के द्वारा वियोजित किया जाता है तो उसे हम उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और विद्युत अपघटनीय वियोजन क्या है कि जब वैद्युत अपघट्य को जल में घोला जाता है तो ये धन आयन और ऋण आयन में टूट जाते हैं, धन आयन और ऋण आयन में विभक्त हो जाते हैं और विलायक को हटा लेने पर ये पुनः अपने मूल पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं विद्युत अपघटनीय वियोजन। ठीक है, ये था आपका जो है 5 अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं अगले जो है अभिक्रिया पर। कुछ और अभिक्रियाएं होती हैं उसको भी हम देख लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो पहले हम देखेंगे ऑक्सीकरण, जिसे हम उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, यहाँ पे हमने लिखा कि वह प्रक्रिया जिसमें, देखिए 2 चीज हमने यहाँ पे लिखा है। पहला है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ता है, यानी कि जब जो है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ता है तो वहां पर कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया होती है। अगर जो है किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ रहा है तो वहां पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। दूसरा है कि अगर जो है किसी पदार्थ से हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्व पृथक हो रहा है, कहने का मतलब कि 4 चीजें आपको देखना है। अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वहां पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। या तो फिर किसी अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ रहे हैं तो वहां पे भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। या तो फिर हम देखें कि किसी अभिक्रिया से हाइड्रोजन निकल रहा हो, अगर किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन निकल रहा है तो इसका मतलब वहां पे कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। अगला क्या है कि अगर जो है किसी पदार्थ में या किसी अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक
विद्युत धनात्मक तत्व जो है निकल रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है। अगर ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ते हैं तो ऑक्सीकरण, या फिर हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्व पृथक होते हैं तो भी वहाँ पे ऑक्सीकरण। देखिए जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखा। पहला देख रहे हैं कि 2Mg + O2। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो ऑक्सीजन है इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे ये कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दूसरा है Mg + Cl2। ये Cl2 जो है यानी कि Cl जो है, Cl कैसा तत्व है? तो Cl जो है ये कैसा तत्व है? विद्युत ऋणात्मक तत्व है। और देख रहे हैं यहाँ पे कि विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है यानी कि ये Cl जो है Mg के साथ में जुड़ जा रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीजन जुड़े तो भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या फिर विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़े तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। अगला है हमारा 2H2S + O2। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2S जो है बन रहा है 2H2O। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि S के साथ में यानी कि सल्फर के साथ में हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है यहाँ से निकल जा रहा है। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। यहाँ पे 2Ki + H2O + O3। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कैसा तत्व है? विद्युत धनात्मक तत्व है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है, और ऑक्सीजन ये कैसा तत्व है? विद्युत धनात्मक तत्व है। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हुई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और यहाँ पे जो है विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ रहा है। यहाँ पे विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन का निकलना या हाइड्रोजन का पृथक होना, और यहाँ पे विद्युत ऋणात्मक तत्व का पृथक होना। ठीक है, ये है हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ता है, फिर हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्व निकलता है। किसमें? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में। अपचयन अभिक्रिया इसी का उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और विद्युत धनात्मक तत्व निकल रहे हैं। जहाँ पर हाइड्रोजन और विद्युत धनात्मक तत्व जुड़ते हैं और ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व पृथक होते हैं, वहाँ पे कौन सी अभिक्रिया होती है? अपचयन अभिक्रिया यानी कि रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं Br2 + H2S। ठीक है, तो यहाँ पे जो है Br2 और H2S, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि H2 जो है यानी कि Br के साथ में हाइड्रोजन जुड़ रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ये Br के साथ में जुड़ रहा है, तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हुई? अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पे 2HgCl2 + HnCl2, यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि Hg जो है ये क्या है कि Cl2 के साथ में जुड़ रहा है। यहाँ पे Hg जुड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी कौन सी अभिक्रिया हुई? अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पे CuO + H2, यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्बन के कॉपर के पास में ऑक्सीजन है, तो यहाँ जो है ऑक्सीजन निकल जा रहा है, इसलिए यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया। और यहाँ पे जो है 2FeCl3 + SO2 + 2H2O, उसके बाद 2FeCl2 + H2SO4 + 2HCl। तो यहाँ पे HCl जो है ये क्या है? विद्युत ऋणात्मक तत्व है। आप देख रहे हैं Cl यहाँ पे निकल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये कौन सी अभिक्रिया हुई? जो है आपकी अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हाइड्रोजन का जुड़ना, और यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या है कि विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना। यहाँ पे ऑक्सीजन का
निकलना, और यहाँ पे जो है विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना। यहाँ पर क्या हो रहा है, विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना, विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है ये निकल रहा है। ठीक है, तो ये थी आपकी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। अब जो है कुछ हमें देखने हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया के प्रभाव की, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के प्रभाव से क्या होता है। तो सबसे पहला जो है संक्षारण, यानी कि ऑक्सीकरण से जो है क्या होता है, संक्षारण होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमने लिखा है कि जब किसी धातु पर नमी या अम्ल के कारण कोई प्रक्रिया, कोई परत चढ़ जाती है, तो इस परत को हम क्या कहते हैं, संक्षारक कहते हैं, तथा इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक है, अगर जो है किसी धातु पर नमी या अम्ल के कारण कोई परत चढ़ जा रहा है, तो उस परत को हम कहते हैं संक्षारक, और उस प्रक्रिया को हम कहते हैं संक्षारण। किस प्रक्रिया के द्वारा परत चढ़ता है किसी धातु पर या किसी जो है हम कह सकते हैं कि धातु पर, तो संक्षारण प्रक्रिया के द्वारा। और ये उदाहरण क्या है, जैसे देखते हैं कि लोहे पर जंग लग जाना, लोहे पर जो है नमी या जो नमी के कारण जो है ऑक्सीजन, लोहा जो है ये नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है, यानी कि लोहे पर क्या बन जाता है, जंग लग जाता है। लोहे पर जो है एक लाल बूढ़े रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हम कहते हैं जंग। ठीक है, दूसरा है चांदी पर काली परत चढ़ जाना। ये भी कैसे होता है, ये भी जो है नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, चांदी जो है ये नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है और उसके ऊपर जो है परत चढ़ जाती है। तांबे पर हरी परत चढ़ जाना, उसी प्रकार से तांबे पर भी हरी परत चढ़ जाती है। तो संक्षारण में क्या है कि जब किसी धातु पर आर्द्र या जो है अम्ल के कारण कोई परत चढ़ जाती है, तो इस परत को हम संक्षारक और इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। दूसरा है हमारा विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता में क्या होता है, यहाँ पे हमने लिखा कि वसा युक्त एवं तैलीय खाद्य पदार्थों का लंबे समय तक वायु के संपर्क में रहने पर उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। यानी कि जो तैलीय या वसा युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, अगर उन्हें हम लंबे समय तक वायु के संपर्क में रख देते हैं, तो उनका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। यानी कि वे खाद्य पदार्थ जो है वे ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेते हैं, और जो है इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं विकृत गंधिता। जब ये जो है तैलीय या वसा युक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेते हैं, इनका जब ऑक्सीकरण हो जाता है, तो इनके स्वाद में और इनके गंध में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं। उसके बाद है अगला जो है कुछ और अभिक्रियाएं हैं। तापमान के आधार पर जो है अभिक्रियाएं दो प्रकार की। पहला है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो एक्जोथर्मिक ऊष्माक्षेपी, यहाँ पे एक्जोथर्मी, एक्जो मीन्स होता है बाहर, तो इसी से आप समझ सकते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम उसे कहेंगे जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। यानी कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है। N2+3H2 ये दोनों मिलकर के NH3 बना रहे हैं, और उसी समय जो है ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो रहा है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, यहाँ पे भी उनके साथ में ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। जैसे एक और जो है आपका जो श्वसन की प्रोसेस है, उसमें भी ऊष्मा का यानी कि ऊर्जा या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे भी हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला है हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि जिन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, या जिन अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वहाँ पे क्या था कि अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अगर ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है तो ऊष्माक्षेपी कहलाएगा, और अगर ऊष्मा की आवश्यकता है तो उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जिन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, या हम कह सकते हैं कि जिन अभिक्रिया
के फलस्वरूप ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जो है ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो ये जब इसको ऊष्मा दी जाती है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। या जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब जो है ऊष्मा दी जाती है तो ये 2NO बना लेते हैं, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड बना लेते हैं। यहाँ पे कार्बन प्लस 2S जो है इसको जब इसमें ऊष्मा दी जाती है तो ये CH2 बना लेते हैं। ठीक है, ये था आपका पूरा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पे आपको कोई डाउट होता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।